डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 123 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 124 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन किया करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। तुम शायद भूल गए थे कि वो रूमी नहीं है। मैं उसे साथ कब लाया था। मैंने सफाई पेश करना चाहिए। बहुत उस कम वक्त जसवंत राय ने उसे मेरे साथ कर दिया था। जिस तरह डोजा और रीटा की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, मैं क्या करता। ठीक है, तारिक ने एक हाथ हिलाया। अब आपस में उलझने का क्या फायदा, क्या करें। अब वो सोचने लगा। तुम इधर ही रुको, मैं जसवंत राय के यहाँ जाकर उसे सारी हकीकत बता देता हूँ। जाने की जरूरत नहीं, इसे फोन करो, तारिक ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहते हुए मैंने जसवंत राय का दिया हुआ सेल फोन निकाला तो बुरी तरह ठिठक गया। वो डेड पड़ा था। अरे इसे क्या हुआ, ये तो मर गया। मैं चिल्लाया। कौन? मेरा सेल फोन। जसवंत राय ने कॉल करके डेड करवा दिया होगा। अब वहां जाने की भूले से भी गलती मत करना। रचना अपना काम कर चुके और जसवंत राय के लिए हम बिलखसूस तुम बेकार हो चुके हो। तारिक एक थकी थकी सी सांस खाली करते बोला। और इस बार वो तुम्हारे साथ कोई ड्रामा नहीं करेगा और सीधा पुलिस या आर्मी के हवाले कर देगा। सचमुच? क्योंकि वो अपना मतलब हासिल कर चुका है। उसकी बात गलत नहीं थी। हमें बुरी तरह चोट पड़ चुकी थी। खुदा गारत करे उस हरामजादी रचना को। मैं बेबसी और नाकामी के एहसास तले तैश पर लहजा में बोला। मेरा बस नहीं चल रहा था कि रचना जैसी चंडाल मेरे सामने हो और मैं उसका खून पी जाऊं। दफा करो यार, अब खून जलाने का क्या फायदा। तारिक हंस कर बोला। अब हमें अपनी असल शिकार की तरफ तवज्जो मरकूज करना चाहिए। नहीं, मैंने गुस्से से दांत पीसे। कम से कम जसवंत राय से बात तो कर लूं। तो मुझे अपना फोन दो, मैं उससे बात करता हूं। मुझे नंबर याद है उसके सेल फोन का। मेरी बात पर तारिक ने नफी में सर हिला दिया और बोला। मेरे प्यारे दोस्त और मासूम दोस्त सैफ, कह रहा हूं ना, उसका कोई फायदा नहीं। असल बात यह है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे। शंकर चांकिया भी इन खूनी सौदागरों में से एक अहम मोहरा था। अब अपने जानी दुश्मन की कैद में जा चुका। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अब जसवंत राय उसका क्या हश्र करने वाला है। वो उसी के काबिल भी था। रही बात रचना की शिकायत करने की, तो जसवंत राय उसका बास है। वो तुमसे ज्यादा उसी की बात पर भरोसा करेगा। अब तुम गुस्सा छोड़ो और इस चैप्टर को क्लोज कर दो। फिलवक्त यही बेहतर है। तारिक ने मुझे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश चाही तो मैं बेख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गया। तो मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि रचना से जहां भी टकराव हुआ उससे छल फरेब और धोखे का बदला जरूर लूंगा। मैंने नेट पर कुछ किताबें खंगाली हैं और नए पुराने नक्शे भी। इनके जरिए नर्मदा और भगवाड़ के बारे में मालूमात हासिल की हैं। मुझे चुप देख कर तारिक आइंदा का लाहे अमल पेश करने लगा। मैं इसके करीब कुर्सी पर बैठ गया। इसका बयान जारी था। नर्मदा नाम के दो इलाके हैं। एक तो नक्शे पर मौजूद है और दूसरा गायब। जो मौजूद है मुंबई और मध्य भारत की सरहद पर वाक़ है। मेरा ख्याल है यह हमारा मतलूबा इलाका नहीं। अब जो नर्मदा शंकर चांकिया ने भगवाड़ के साथ बताया है, वो उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी मकाम पर वाक़ है, जो एक मुस्लिम बस्ती खौगर खान के नज़दीक पड़ती है, जिसे होगराली के पहाड़ी जंगलात से भी मंसूब किया जाता है। अब इसलिए हमें उत्तर प्रदेशिया का सफ़र करना पड़ेगा। और ये सफ़र कितना तवील होगा, मेरे मुंह से थके थके और बेजार कुन अंदाज में बरामद हुआ। ताहम ये पूछने का मेरा एक मकसद था, जो मैं तारिक के जवाब के बाद बताने का इरादा रखता था। कम से कम यहाँ से वहाँ तक का फासला 1200 किलोमीटर है। इतने सफ़र के बाद हमें क्या खबर कि शंकर चांकिया ने हमसे सच बोला कि झूठ। बिलाखिर मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कौन बेवकूफ़ ऐसा कर रहा है। क्या मतलब? हम एक बार फिर हार्बर हाउस का रुख करेंगे, तारिक ने जैसे इसरार भरे लहजा में कहा। क्या? हाँ, गौहर शाह भी अपने चेले ताज के साथ वहां आया था उसकी शादी पर। और यहाँ हमसे एक फाश गलती ये हो गई कि हम नफ्सियाती तौर पर शंकर चांकिया को चापने के चक्रों में उलझे रहे और जबान में रहे कि गौहर शाह और इसके चेले ताज को भूल गए कि वो भी जरूर वहां मौजूद रहे होंगे। इतना जल्दी तो इनकी वापसी नहीं हो सकती थी। ऐसी बात भी नहीं, मैंने कहा। हमें अब उस वक्त तक क्या मालूम था कि रोमी उस मुर्दार के कब्जे में है। ये तो हमने शंकर चांकिया पर हाथ डाला तो बाद में पता चला, अगरचे उसकी भी कोई अमली तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है।
यूं भी शंकर चांकिया पर हाथ डालने के बाद हमारे पास कब इतना मौका बचा था कि हम उसी वक्त गौहर शाह पर भी हाथ डालते। नीज वो कौन से कमरे में मेहमान बना हुआ है। तुम्हारी बात काबिल गौर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक मुखबिराना किस्म की मुहिम हार्बर हाउस में होनी चाहिए। आखिर पता चले कि गौहर शाह अभी तक वहां मौजूद है या नहीं। ये भी कि अब शंकर चांकिया के अगवा के बाद वहां के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे मुंह से सोचते हुए बरामद हुआ। लेकिन तुम्हारी हालत क्या इस नए एडवेंचर की इजाज़त देती है? यह एडवेंचर तुम करोगे, तारिक बोला। बल्कि देखा जाए तो ये सारा अब तक का एडवेंचर तुम्हारे ही क्रेडिट में जाता है। मुझसे मिले तो तुम्हें 2-3 हीरोज हुए हैं। ये बात है तो मैं तैयार हूं, मैंने फौरन कहा। मेरे अंदर एकाएक ही जोश सा भर गया था। शाबाश मेरे सपूत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तारिक ने बुजुर्गाना लहजे में कहा और साथ ही बजल्ला संजीद से मुस्कुरा भी दिया। काश गौहर शाह अभी तक वहीं हो, मैं तो उसकी वहीं गर्दन दबोच लूंगा। लेकिन यार मैं तुम्हें तन्हा इस हालत में यहाँ छोड़कर कैसे जाऊं? ये कहते हुए मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा था। मेरी बात पर उसके चेहरे पर हल्के कर्ब का शायबा भी उभरा था और तभी अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तेजी से कूदा। एक बात और भी खटक गई मेरे जहन को। वो क्या? उसने मेरी जानिब सवाल की नजरों से देखा। रचना और जसवंत राय पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रचना हमारे ठिकाने से वाकिफ है। क्या तुम समझ सकते हो कि मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा था, या फिर शायद अपनी बात पूरी करने के लिए मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल पाए थे? मगर तारिक मेरी बात का मकसद फौरन भाप क्या था। हाँ, ये बात भी काबिल गौर है। जसवंत राय को गुल खिला सकता है, वो पुलिस भी भेज सकता है यहाँ। अगरचे इसने अपने मकसद की खातिर पहले एक ड्रामा जरूर किया था, मगर तुम्हारी बात पर भरोसा कौन करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम दूसरी कोई मुहिम शुरू करने से पहले यह ठिकाना फौरन छोड़ दें। अब सर पर पड़ी है तो हरकत करने की कोशिश करना पड़ेगी। तुम्हारे खदशे ने वाकई मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमें यह ठिकाना छोड़ने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं खोली से बाहर आ गया। इस नई सूरत हाल ने वाकई हमें तशवीश और फिक्र में मुब्तला करके रख दिया था। तारिक की हालत अलग अबतर थी। जिस नोयत का उसे जख्म आया था, मेरे हिसाब से उसे कुछ दिन बेड रेस्ट की जरूरत थी। ये तो शुक्र हुआ कि अल्लाह की मर्जी और मेरी कोशिश से इसकी जान बर वक्त बच गई। बाहर दिन पूरी तरह आबोताब के साथ निकला हुआ था। साहिली इलाका होने के सबब हवा तो मरतूब थी, मगर अजीब सी नमी का एहसास भी होता था। गर्मी और धूप अपनी जगह कायम थी। दरबेनुमा खोलियों की इस माहीगीर बस्ती में जिंदगी अपनी पूरी शद्दोमत के साथ जाग चुकी थी। नंग धड़ंग बच्चे और इनको संभालती नहलाती हुई काली सांवली माएँ मसरूफ थीं। एक अजीब सी चीखों पुकार का समा था। मैं इनके दरमियान बने आड़े तिरछे रास्तों पर चलता हुआ मेन रोड पर आ गया। एक टैक्सी रोककर उसे तारिक के बताए हुए होटल की जानिब चलने का कहा। उसने किराया बताया। निजंदर से सवारी उठाने का अलग मजबूरी थी, वरना मैं इस ड्राइवर से अच्छी खासी बहस करता। तारिक की कंडीशन के बारे में मैंने उसे इस वक्त बताया जब मैंने इसे टैक्सी से उतरने और कॉली के अंदर आने की दरख्वास्त की। ना भैया ना, सामान उठाना हमारा काम नहीं है। सवारी को बाहर भेजो और बस। टैक्सी ड्राइवर, जो एक दुबला पतला और छुलसी रंगत का 40-45 साल आदमी था, अंदर ही बैठे बैठे बोला, ओ भाई, सामान नहीं उठाना है। अंदर एक बीमार आदमी है, उसे मेरे साथ सहारा देकर बाहर लाना है। ओ अच्छा, यूं बोलो ना भैयो, चलो फिर। उसने एकदम कहा और दरवाज़ा खोलकर टैक्सी से उतर आया। मैं उसे अंदर ले आया। उसने जो तारिक को इस हाल में देखा तो हैरान हुआ और बोला, अरे भैयो, इसे तुम होटल ले जा रहे हो? इसे तो अस्पताल ले जाना चाहिए। उसके कुछ ज्यादा ही भले मानस बनने पर मेरा दांत पीसने को जी चाहा, मगर उससे कहा इसे अस्पताल ही तो ले जाया गया था, वहीं इसका ऑपरेशन भी हुआ था, छोटा सा। उन्होंने रुखसती दे दी अस्पताल से। अच्छा जी, फिर भी तुम्हारा कोई घर घाट नहीं है? मुसाफिर हो तुम? तारिक को गौर से देखने के बाद वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वैसे इस गंदी संदी बस्ती के भी रहने वाले नहीं दिखते हो। आखिर हो कौन तुम लोग? ओ भाई, तूने क्या हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है? मैंने बेजार होकर उससे कहा तो तारिक टैक्सी ड्राइवर से बोला, भाई हम रिपोर्टर हैं, यहाँ के लोगों की जिंदगी पर एक फीचर लिखने आए थे और कल से यहाँ मुकीम थे। छोटा सा हादसा पेश आ गया मुझे। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ इस बस्ती के तो नहीं लगते। आ जाओ भैयो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। उसके और मेरे सहारा देने के बाद हम तारिक को खोली से बाहर ले आए और टैक्सी का आगे भी दरवाजा खोलकर तारिक को पैसेंजर सीट पर लेटा दिया। हमारे इर्द गिर्द बच्चे और चंद औरतें जमा हो गई थीं। मुझे सख्त कोफ्त होने लगी। इसके बाद मैं दोबारा खोली में आया। थोड़ा बहुत जो भी मेरा और तारिक का सामान था वो उठा लिया। डिक्की में सामान रखकर मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर विराजमान हो गया। टैक्सी स्टार्ट होकर आगे बढ़ी।
तो पीछे उसके बच्चे भी शोर मचाते हुए भागे। थोड़ी देर बाद टैक्सी सड़क पर रवां तवां थी। हालात की हलचली ऐसी थी कि कई जरूरी और अहम बातें जहन से महव हो जाती। एक और खदशे का मुझे एहसास ही नहीं रहा था, वो ये कि मैं यहाँ भारत में एक भगोड़े और गैर कानूनी हैसियत से था। अगर किसी वजह से मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो मेरा भांडा फूटने में देर नहीं लगेगी। तारिक रूमी की और बात, वो बाकायदा कानूनी तरीके से भारत की सरजमी में दाखिल हुए थे, जबकि मैं हादसाती तौर पर। बहरकैफ अब जो कुछ भी था उसे फेस करना था, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा ही एहतियात की जरूरत थी। रही बात जसवंत राय के ड्रामे की, जिसकी रूह से मैं मर चुका था, लेकिन मेरी असलियत छुपी तो नहीं रह सकती थी जब तक कि ऐसी कोई सिचुएशन न क्रिएट होती। इन्हीं ख्यालों में मैं खोया हुआ था कि अचानक टैक्सी ड्राइवर की आवाज ने चौंका दिया। लो भाइयों, तुम्हारा होटल आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को जरा दूर रुकने की दरख्वास्त की और खुद अंदर आ गया। होटल का नाम सितारा था, वो भी सिर्फ नाम तक, मगर हमारे लिए किसी हद तक एक रोशन सितारा ही था। ये साहिल के करीब वाक़ था। इस होटल के इंतखाब करने का हमारा तारीख का एक मकसद था। यहाँ ज्यादा कागजात का झंझट नहीं था, मासिवाए खानापुरी के। खस्ता हाल और मुसीदा से इस्तकबालिया पर एक आदमी मौजूद था। कंप्यूटर और नेट के दौर में भी इसे एक मोटा सा लेजर टाइप रजिस्टर और कलम संभाले देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। काउंटरमैन ने रूखी फीकी नजरों से मुझे यूं देखा जैसे कह रहा हो कि खुद ही बता दो, कमरा चाहिए या कुछ और। जी मुझे एक कमरा चाहिए, ग्राउंड में हो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा मिल जाएगा कमरा, अपना शनाख्ती कार्ड दें। इसने रजिस्टर खोलकर मुझसे कहा। एक मसला था जिसका हल मैं और तारिक पहले ही सोच चुके थे। मैंने कहा वो दरअसल बात यह है कि हम रिपोर्टर हैं। मैंने इस मुतवक्का सूरत हाल के लिए तारिक की सुझाई हुई प्लानिंग के मुताबिक जवाब दिया। हमारे साथ एक छोटा सा हादसा पेश आ गया है, जिसमें हमारा कुछ कीमती सामान, कैमरा और कागजात गुम हो गए। रिपोर्टिंग का कार्ड बच गया है, वो मेरे साथी के पास मौजूद है जो बाहर टैक्सी में है। इसकी मरहम पट्टी एक अस्पताल से करवा दी गई है। कमरा डबल बेड का चाहिए, उसने रोबोट के से अंदाज में पूछा। मेरा दिल अंदर से मारे खुशी के उछल पड़ा। पितारे की जानकारी और जहानत पर अशश कर उठा। जी हाँ, मैंने अपनी मुसरतों को दबाते हुए कहा। तारिक की हदायत पर मैंने उसी का नाम और पता लिखवा दिया था जो मुंबई ही की किसी दूर उफ्तादा एस्टेट का था। इसके बाद एक बेजार से वेटर को कमरे की चाबी देकर मेरे साथ कर दिया गया। सामान जो एक बैग और सूट केस पर मुश्तमिल था वो पहले ही मेरे साथ था। इसमें भी तारिक ही का ज्यादातर सामान था। इसे संभाले हुए मैं कमरे में आ गया। इसके बाद उसी वेटर को तगड़ी टिप का आसरा देकर बाहर ले आया और टैक्सी ड्राइवर को शुक्रिया के साथ किराया देकर चलता किया। फिर तारिक को मैं और वेटर सहारा दिए हुए अंदर कमरे में ले आए। बाद में मैंने तारिक का रिपोर्टिंग का कार्ड भी काउंटर मैन को दिखा दिया था। तब भी उसने बस एक सरसरी सी नजर डाली थी। शुक्र है खुदा का, मैं तो समझा था कि बड़ी पंचायत पड़ जाएगी। मैंने वेटर को वादे के मुताबिक तगड़ी टिप देकर रवाना किया और दरवाजा बंद करके तारिक के करीब बैठा तो वो बोला, भारत में आबादी ज्यादा है और इसी तनासुब से गुर्बत भी बहुत है। इक्तिसादी हालात इससे भी ज्यादा अबतर। लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े धंधों में भी मारा मारी करते रहते हैं। कानून सब यहाँ धरे रह जाते हैं। तारिक ने तबसरा किया तो मैंने भी तलखी से कहा, हमारे पाकिस्तान जैसा ही हाल है, वहां भी तो यही कुछ होता है। बिल्कुल, उसने इस बात में सर को जुम्बिश दी। फिर बोला, काश दोनों ममालिक दिफा के नाम पर असलहे की दौड़ के बजाय अपने अपने मुल्क की इक्तिसादियात, अवामी बुनियादी मसाइल और गुर्बत की तरफ तवज्जो दें तो दोनों ही मुल्क जन्नत बन जाएं। दुनिया के माहिरीन दावे से ये बात कह चुके हैं कि अब जंग हथियारों की नहीं हो सकती। यह एटमी दौर है, वो भी ऐसा कि नागासाकी और हिरोशिमा में गिरने वाले एटमी बमों से 100 गुना ज्यादा तबाहकुन। जंग की सूरत में कोई नहीं जिंदा बचेगा। जज्बात की ऐनक उतार कर सोचें तो बहुत सी कड़वी हकीकतें हमें अपने गिरेबानों में नजर आ जाएंगी। बात तल्ख जरूर है मगर है सच। सेहत आमा से मुतालिक कोई मसला दरपेश हो, मसलन कोई वबा फूट पड़े, तो दोनों ममालिक बेबस नजर आने लगते हैं। अरबों रुपए की मालियत से मजाइल और बम बना बनाकर समंदर में फेंके जा रहे हैं। कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो हवा के एक बुलबुले को भी तरसे हुए होते हैं। हाँ दोस्त, यही कुछ मैं भी महसूस करता हूँ और कुटता हूँ, मैंने कहा। लेकिन यहाँ मैं एक तस्हीह करना जरूरी समझता हूँ। हमारा भारत से अहम मसला मकबूजा कश्मीर के हवाले से है। चलो हुकूमत चाहे जैसी भी सही, लेकिन क्या भारत की आवाम दिल नहीं रखती, आंखें और कान नहीं रखती? वो कश्मीरियों के निहत्ते बेबस और मजलूम आवाम के दुख दर्द को क्यों नहीं महसूस करती? कश्मीरियों पर जिस कदर जुल्म भारतीय अफवाज ने किया, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसकी मुजम्मत भी होती रहती है।
इस मसले पर भारत से हमारी कभी ना कभी जंग जरूर छिड़ सकती है। बस यार, अल्लाह खैर ही करे। वो दिन हमने वहीं गुजारा। शाम हुई तो मैं तारिक की चंद हदायतें और दुआएं लेकर अपनी मुहिम पर निकल पड़ा। बांद्रा वेस्ट तक जाने के लिए मैंने तारिक की कठारा कार का इंतखाब नहीं किया था और उसने भी मना किया था, क्योंकि बांद्रा वेस्ट में जिस तराशीदा दरख्तों के मैदानी इलाके में और वाच टावर के पास शंकर चांकिया का हार्बर हाउस नामी महल था, वहां तक सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां ही जा सकती थी। अगरचे ये मसला भी टैक्सी के जरिए हल हो जाता, मगर इसमें भी तारिक ने मुझे नसीहत की थी कि मैं एहतियात के पेश नज़र बांद्रा वेस्ट पहुंचकर दूसरी टैक्सी करा लूं। मसला इस मज़कूरा मैदानी इलाके तक पहुंचने का था। वहाँ एक टैक्सी को देखकर शंकर चांकिया के आदमी उसकी चेकिंग कर सकते थे, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इलाका ममनू ही कहलाता था। इसका तरीका भी अगर तारिक ने मुझे सुझा रखा था, इसलिए मैं मुतमईन था। मैं बांद्रा वेस्ट के लिए टैक्सी करवाने के लिए मेन रोड पर निकला तो हुमैरा के ख्याल ने मुझे फिर बेचैन कर दिया। वो भी इसी शहर के एक 5 स्टार मूरत नामी होटल में रहाइश पजीर थी। उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ 5 दिन के मेडिकल सेमिनार पर मदऊ है। आज उसे तीसरा दिन था। हालात की कशमकशी कुछ ऐसी रही थी कि मैं बावजूद कोशिश के उससे मिलने ही नहीं जा सका था। हालात अपनी जगह, लेकिन मसलहतन मैंने भी ये दूरी बरकरार रखी हुई थी। यहाँ मैं मखदूश हालात का शिकार था और नहीं चाहता था कि हुमैरा भी इसका शिकार हो, लेकिन दिल की दीवानगी का क्या किया जाए कि वो इस तरफ खिंचा चला जाता था। महबूब की दियारे गैर में खबर आमद वैसे ही बेचैन किए देती है। मैं भी बेचैन था। अगरचे मैंने शंकर चांकिया वाले मामले को निपटाने के बाद सीधा वहीं जाने का सोचा था, मगर रचना के हाथ दिखा जाने पर यह मामला और तरफ जा निकला था। यूं एक बार फिर हुमैरा से मिलने का मामला कुछ खटाई में पड़ता नजर आने लगा। मैं दर हकीकत पूरी फुर्सत से ही इससे मिलना चाहता था, जिसकी उम्मीद अब मुझे कम ही नजर आ रही थी, क्योंकि अब मुझे एक नए मिशन पर जाना था। यहाँ मैं एक अजीब मोड़ का शिकार हो गया। रवाना में गौहर शाह की सरकोबी और रूमी की तलाश के लिए हुआ था और अब हुमैरा का ख्याल बार बार कुछ ज्यादा ही बेचैन करने लगा था। मैंने वक्त देखा, शाम के 6 बज रहे थे। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, मैंने मूरत होटल की लोकेशन वगैरह के सिलसिले में नेट के अलावा टैक्सी ड्राइवर से भी पूछ रखा था। और यहाँ से तकरीबन 10-11 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। मैंने सोचा हुमैरा से मुलाकात कहीं रह ही ना जाए। वो 5 दिन के लिए यहाँ इंडिया आई थी और आज उसे तीसरा दिन था। खूनी सौदागरों के खिलाफ मुहिम्मात का एक लामतलाही सिलसिला था। दिल कह रहा था कि हुमैरा से एक मुलाकात ही सही, मंजिलें तो हमारी कब की जुदा हो चुकी हैं। एक जरा मुलाकात के बाद वो अपने रास्ते पर होगी और मैं अपने। मैंने अचानक टैक्सी रुकवाई और उसे होटल मूरत चलने का कहा। होटल पहुंचने तक मेरा दिल बेतरा धड़कता रहा और दिमाग अनगिनत सोचों की अमाजगाह बना रहा। हुमैरा यूं अचानक मुझे देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी, खुद मुझ पर क्या गुजरेगी जब मैं उसे अपने इस कदर करीब पाऊंगा। तो हम एक दूसरे से क्या बातें कर सकते थे, माँ सिवाय एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के। कहीं ऐसा तो नहीं कि इश्क व वफा का एक नया आदा कोई तजदीद वफा होने जा रहा हो, या फिर इस मुलाकात के बाद सब वैसा ही रहे जैसा कि अब तक चला आ रहा था। यानी उसकी अपनी डगर और मेरी अपनी डगर, और कुछ तो होने वाला था इस मुलाकात जरा में। ड्राइवर को किराया देकर मैंने फारिग किया और होटल मूरत का चंद लम्हे खड़े होकर जायजा लिया। खंदेरी शाम के बीच होटल की इमारत मुझे कभी मान पड़ते तारे और कभी चमकते दमकते मोती की तरह दिखने लगी। मेरे दिलो दिमाग की अजीब कैफियत थी। एक अरसे बाद हुमैरा से मिल रहा था, उसे देखने वाला था, उसके रूबरू होने वाला था। वो क्या कहती, मैं क्या सुनता। शिकवे शिकायत तो होने थे, मेरी तरफ से नहीं उसकी तरफ से, कि ये मोहब्बत चाहत और प्यार का हिस्सा थे। ना हो तो ये जज्बा दिल ही फीका सा महसूस होने लगता है। हमारे शहर के कल्ब में और पुररौनक जगह पर कॉर्नर पर खड़ी थी। ये होटल 5 मंजिला था। इसकी शीशे की दीवारें यूं इस्तादा थीं जैसे शीशा दिल हो कि एक जरा ठोकर लगी और किरचियां बिखर कर रह जाएं।